हेलो स्टूडेंट, मैं अंकित गुप्ता स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी पर। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं फिजिक्स, और फिजिक्स में पढ़ने वाले हैं एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक जिसका नाम है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है? बिल्कुल आसान सा है। आप ऐसे समझ सकते हो कि आपके चारों ओर का कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें लोग आपको जानते होंगे, लोग आपको पहचानते होंगे। वैसे ही किसी आवेश के चारों ओर का भी कुछ ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें उसका प्रभाव होता है, जिसमें उसको अनुभव किया जा सकता है, उसी को हम वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो परिभाषा कैसे बनाओगे इसकी? हेडिंग पहले बना लेते हैं। क्या पढ़ने जा रहे हो आप पढ़ने जा रहे हो वैद्युत क्षेत्र। क्या पढ़ने जा रहे हो? वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र क्या होता है, इसकी परिभाषा मैं आपको पहले बता दूं। किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। क्या होता है? किसी वैद्युत क्षेत्र, किसी विद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? किसी वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें कोई अन्य आवेश आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है, उसे वैद्युत क्षेत्र कहते हैं। समझ सकते हो आप ऐसे, ये हमारा एक आवेश है, इसके चारों ओर का कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जिसमें कोई अन्य आवेश लाए तो या तो वो आकर्षित होगा या प्रतिकर्षित होगा। अब आकर्षित कब होता है? जैसे मान लीजिए माइनस का है, दूसरा लेके आए हो आप प्लस का, तो वो आकर्षित करेगा क्योंकि विपरीत आवेश है। अगर माइनस के लेके आओगे तो प्रतिकर्षित करेगा। लेकिन इसके वैद्युत क्षेत्र से बाहर अगर कोई आवेश लाओगे तब ये ना आकर्षण बल लगाएगा ना प्रतिकर्षण बल लगाएगा। कैसे? ठीक वैसे ही समझ सकते हो जैसे कोई चुंबक होता है और चुंबक के पास में अगर कोई लोहा रखते हैं तो वो चुंबक उस लोहे को आकर्षित करता है, लेकिन उस लोहे को अगर हम और दूर रखें तो फिर आकर्षण बल थोड़ा सा कम हो जाता है, और दूर रखें तो और कम हो जाता है, और ज्यादा दूर लेकर अगर चले जाएं तो फिर वो लोहे को आकर्षित नहीं करता है। क्यों नहीं करता है? क्योंकि वहां पर इस चुंबक का चुंबकीय बल समाप्त हो जाता है, यानी चुंबकीय क्षेत्र समाप्त हो जाता है, वहां पर इसका चुंबकीय बल नहीं लगता है। बस वही तरीका यहाँ भी फॉलो होता है। जैसे कोई आवेश ये हमारा है और इसका कुछ क्षेत्र होता है, उस क्षेत्र में अगर आवेश को लाया जाएगा तब तो ये आकर्षण या फिर प्रतिकर्षण बल लगाएगा, यानी आकर्षण प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर इससे बाहर कोई आवेश होगा तो फिर ये अपना बल नहीं लगा पाएगा, इसके बाहर उसका क्षेत्र नहीं होता है। तो ये हमारा रहा वैद्युत क्षेत्र। अब वैद्युत क्षेत्र में जैसे मैंने आपको बताया अभी कि इसके पास वैद्युत बल अधिक लगता है, और दूर ले जाओगे तो वैद्युत बल कम लगेगा, और दूर ले जाओगे तो वैद्युत बल कम लगेगा। यानी जैसे जैसे इस आवेश से हम दूर जाएंगे वैसे वैसे बल भी क्या हो जाएगा? घटता हुआ जाएगा। तो इसका मतलब हुआ हर एक बिंदु पर बल अलग अलग होता है। हाँ, बिल्कुल सही सोच रहे हो आप। हर एक बिंदु पर वैद्युत बल जो होता है, या फिर कह सकते हो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, उसी को हम कहते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हर एक बिंदु पर क्या होती है? अलग अलग होती है। तो हमें ये भी पढ़ना पड़ेगा कि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कैसे निकाली जाए। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मतलब हुआ है किस बिंदु पर कितना बल लग रहा है। ठीक है, तो देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी पढ़ लेते हैं कि आखिर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसे कहते हैं। क्या पढ़ना अब हमें? वैद्युत क्षेत्र
की तीव्रता, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है देखिएगा। देखो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए आपको दो चीजें सदैव याद रखनी पड़ेंगी। क्या? जब भी किसी आवेश का हम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे कि जैसे ये आवेश है हमारा, यहाँ पर एक कोई आवेश लेके आएंगे और नापेंगे कि यहाँ पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, इस बिंदु पर कितना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। तो जो आवेश लेकर आएंगे उसको सदैव धनात्मक लाते हैं। दो चीजें याद रखनी है, क्या क्या? सदैव जो परीक्षण आवेश लाएंगे वो धनात्मक होना चाहिए और बहुत ही सूक्ष्म होना चाहिए, यानी बहुत ही छोटा होना चाहिए, नगण्य होता है उसका आवेश। यानी इसका जब खुद का आवेश रहेगा तो फिर इसका कैसे नाप पाएगा? इसका खुद का आवेश ये मान चलिए नहीं होना चाहिए और धनात्मक होना चाहिए, तभी ये इसके वैद्युत क्षेत्र को नाप पाएगा। तो क्या क्या याद रखोगे आप? परीक्षण धन आवेश धनात्मक होना चाहिए और नगण्य होना चाहिए। नगण्य मतलब क्या होता है? नगण्य मतलब होता है सूक्ष्म होना चाहिए, बहुत ही छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा क्या बनेगी? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की परिभाषा हो जाएगी किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या हो जाएगी? किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्या हो जाएगी परिभाषा? किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो गई? बल उस पर जो आवेश पर लग रहा है और उस आवेश का अनुपात कर दो, यानी दोनों को भाग कर दो, तो हमें मिल जाती है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, किसी बुक में एक अलग परिभाषा लिखी मिलेगी, अलग क्या, अनुपात की जगह पर वहां कुछ और लिखा होता है। देखो क्या लिखा होता है, मैं आपको बताता हूँ। किसी वैद्युत क्षेत्र में परीक्षण धन आवेश पर लगने वाले बल तथा आवेश के मान की निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। अनुपात की जगह पे क्या लिखा होता है? निष्पत्ति लिखा होता है, उसका मतलब ये भागी होता है। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गई हमारी, इसकी परिभाषा हो गई। अब इसका मात्रक क्या होता है? क्या मात्रक क्या होता है? मात्रक से पहले आपको ये बता दें, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? इसको प्रदर्शित करते हैं वेक्टर ई से। किससे प्रदर्शित करते हैं? वेक्टर ई से। मात्रक क्या होता है इसका? मात्रक इसका हो जाएगा, मात्रक इसका हो जाता है न्यूटन प्रति कूलाम। क्या हो जाता है? न्यूटन प्रति कूलाम। ये न्यूटन प्रति कूलाम कहां से निकल के आता है? सिंपल सा है बिल्कुल, आपको इसका फार्मूला पता होना चाहिए। वेक्टर ई बराबर, अभी आपको वेक्टर क्यों लिखा भी बता रहे हैं आपको। देखो वेक्टर ई बराबर हो जाता है F बटे क्यू, क्योंकि परिभाषा ही बता रहा है बल तथा आवेश के अनुपात को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस तरह से हमारा बल और आवेश को जब भाग करते हैं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता मिल जाती है। बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या हो जाता है? कूलाम हो जाता है। यहाँ पर वेक्टर ई क्या है? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। अच्छा, वेक्टर क्यों लगा रखे हैं? क्योंकि ये है सदिश राशि है। कैसी राशि है? सदिश राशि है। वेक्टर बता रहा है कि ये कौन सी राशि है? सदिश राशि है। F क्या है? बल है, और यहाँ भी बल भी सदिश राशि होता है, लगा सकते हो आप वेक्टर। और ये क्यू नॉट क्या होता है? क्यू नॉट होता है परीक्षण धन आवेश। यहाँ पर मैं नॉट क्यों लगा रखे हैं? नॉट लगाने का मतलब ये हुआ कि मैंने आपको पहले ही बताया है, जो परीक्षण धन आवेश होता है वो नगण्य होना चाहिए, यानी बहुत ही छोटा होना चाहिए। अच्छा, ये भी कह सकते हो एकांक होना चाहिए। अगर एकांक इसको मान लें, आवेश को हम एकांक मान लें, इसकी एक आसान सी परिभाषा निकल के आ जाती है। क्या कह सकते हो उस परिभाषा को?
एकांक धन परीक्षण आवेश पर देखो, अगर आवेश को एकांक धन परीक्षण आवेश कर दें, यानी फार्मूला क्या होता है हमारा, फार्मूला होता है वेक्टर ई बराबर एफ बटे क्या क्यू नॉट। अगर हम क्यू नॉट का मान 1 रख दें तो आप कहोगे 1 क्यों रख दें, कि सबसे छोटा भाई 1 रख सकते हो, 0 रखोगे तो 0 हो जाएगा पूरा। तो 1 रखेंगे जब, तो आप कहोगे वेक्टर ई बराबर हो जाएगा एफ, इस समय एफ ई के बराबर है, इसलिए आप कह सकते हो एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। बिल्कुल आसान से परिभाषा यहाँ से निकल के आ जाती है, एकांक धन परीक्षण आवेश पर लगने वाले बल को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। तो इस तरह से हम लोगों ने आज क्या क्या देखा, वैद्युत क्षेत्र क्या होता है और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। और मिलते हैं अगले वीडियो